हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है बिहार के कोर फैक्ट की, उसमें ये अगला वीडियो होगा। कोर फैक्ट में हमने अभी तक बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी देख लिया है। घटना चक्र की ये बुक है, देख सकते हैं आप। घटना चक्र समसामयिकी की है। इंग्लिश मीडियम में मैंने देखा कि काफ़ी वैकेंट है अभी। जो यूट्यूब पे कंटेंट है, काफ़ी कमी है इंग्लिश मीडियम में अच्छे कंटेंट की। सो आई डिसाइडेड कि मैं इसको कवर करूं। बहुत सारा आपसे सजेशन भी लिया, तो आपने भी यही कहा कि ठीक है सर, आप इसे कवर कीजिए। तो पॉलिटी ऑफ बिहार आज का टॉपिक होगा, बिकॉज इससे पहले के टॉपिक जैसे कि बिहार एक ओवरव्यू हमने देख लिया है, जिसमें बिहार सेंसस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे हैं। हिस्ट्री ऑफ बिहार में हमने एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों देख रखा है। एंड ऑलरेडी कवर्ड में एक और चीज़ है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का भी एक मास्टर वीडियो डाल दिया गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर पॉलिटी ऑफ बिहार, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, क्योंकि आपको डीपली पूरा गवर्नेंस नहीं पढ़ना है। बिहार से रिलेटेड जो पॉलिटी है, जो अलग है थोड़ी सी, उसको देखेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नेशनल जो पॉलिटी है वो बिहार पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, बिहार में कुछ स्पेशल है, वो हम देख लेंगे पॉलिटी ऑफ बिहार में। उसके बाद जो है बजट, बिहार का बजट हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है। बिहार की इकोनॉमी सर्वे जो है वो भी हमने कवर करी हुई है। सो ये 2 चैप्टर आप वहाँ से देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा टूरिज्म इन बिहार, इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ बिहार, आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस, ये सब हम यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये हमारा है पॉलिटी ऑफ बिहार। चलिए बात करें पॉलिटी ऑफ बिहार की, तो हम स्टार्ट करेंगे इसके छोटे से इंट्रो के साथ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन ऐसी वीडियोज़ का मिलता रहे। सो यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है कि द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार इज़ वेरी रिच रहा है। पॉलिटिकल हो, हिस्टोरिकल हिस्ट्री हो बिहार की, वो सब कुछ जो है रिच ही है। ठीक है, बिहार सॉ द एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ऑन वन साइड एंड शेर शाह सूरी ऑन द अदर साइड। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य एंशियंट टाइम में और शेर शाह सूरी मिडिवल टाइम में हमने इनकी देखी है। ठीक है, कि कैसे इन्होंने बिहार को उस समय ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और इनसे सीखने वाली बातें आज भी हमें बहुत सारी मिलती हैं। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, बिहार फॉलोड द सेम पैटर्न एज अदर इंडियन states had followed, and in this chapter we will discuss about the political system in Bihar। ठीक है, हम पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे। तो बिहार के जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका हिस्ट्री जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन ये भी आया था कि लेजिस्लेचर का इस्टेब्लिशमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट किस साल हुआ था, तो वो सब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी 100 साल हुए थे, तो उसके भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो बिहार का मतलब जो होता है, बिहार मीन्स द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। बिहार मीन्स द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, नॉलेज एंड पावर, विच हैज़ इल्यूमिनेटेड द होल वर्ल्ड विथ इट्स रिच पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। हमारे यहाँ जो है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हिस्टोरिकल हो, कल्चरल ट्रेडिशन हो, हमने पूरे होल वर्ल्ड को हमने आकर्षित किया। चाहे एंशियंट टाइम की ही बात क्यों ना करें। एंशियंट टाइम में हमने देखा कि वैशाली जो था वो वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक था, वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक था। सो वैशाली हैज़ बिन द बर्थ प्लेस ऑफ रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहीं पे जो बज्जी जो समुदाय था, बज्जी जो रिपब्लिक था, वो पहला वर्ल्ड का जो है बज्जी संघ जो है पहला वर्ल्ड का रिपब्लिक बना था। हियर द फर्स्ट रिपब्लिक वॉज इस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ बज्जी संघ। एंड अगर वही बात करें, इन द एंशियंट टाइम्स this region had attained political unity under kingdoms marked as Magad, अंग, विदेह, बज्जी, अंगुत्रप एंड कौशिकी। ये सब जो है किंगडम्स जो है यहाँ पे देखे हमने। खासकर इसमें इम्पॉर्टेंट मगध हो जाता है, क्योंकि मगध जो है बाद में इन सबको मिला लिया था, अंग को मिला दिया था, विदेह, बज्जी, इन सबको मिला लिया था मगध ने। तो पाटलिपुत्रा, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड सोन रिवर, बिकम द फोकल पॉइंट इन द मगध एम्पायर। और ख़ासकर ये जब उदयीन आया था, उदयीन जो है ये हर्यक वंश से बिलोंग करता था और अजातशत्रु का बेटा था। इसने जो है अपनी कैपिटल को गिरिब्रज से चेंज करके पाटलिपुत्रा की थी।
तो ये इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। बिहार बिकम ए पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। शुरू में हम लोग बंगाल के ही पार्ट थे, बट जब हमने बंगाल से अलग करने के लिए जब हम मुखर हुए, उसमें बहुत बड़े नाम सच्चिदानंद सिन्हा का आता है और भी लोगों का आता है, उससे जुड़े हुए बहुत लोग थे, तो एक व्यक्ति का नाम लेना गलत होगा, बट उसमें इम्पॉर्टेंट वही थे, इसलिए मैंने बोला। सो बिहार बिकम ए पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, बट द पीपल ऑफ बिहार वेर सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग ए सेपरेट आइडेंटिटी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एक्टिविज्म एंड हार्ड वर्क। हमारे लोगों ने एक अपना जो है एक्टिविटी के वजह से अपने सेपरेट एक आइडेंटिटी है ही हमारी, क्योंकि हम बंगाल से मिलते जुलते नहीं थे। हमारा भोजपुरी लैंग्वेज है, मैथिली हमारे यहाँ था, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस थी, तो उसको हमने कहीं ना कहीं हमने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखी, और इसी के साथ जो है सेपरेट बिहार की मांग शुरू हो गई थी शुरू से ही, ठीक है, और लगातार ये बढ़ती जा रही थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन दिस रिगार्ड वॉज December 12, 1911, जब दिल्ली दरबार लगा था। when the British Emperor George Pancham announced the creation of a separate state from Bengal by combining Bihar and Odisha in Delhi court and fixed its headquarter at Patna। ठीक है, तो ये जॉर्ज पंचम ही थे जिन्होंने दिल्ली दरबार जब लगी थी दिसंबर 12 को अनाउंस किया था कि नहीं, बंगाल से जो है सेपरेट कर दिया जाएगा, बिहार और उड़ीसा को जॉइंटली अलग किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। एंड फाइनली एक डेट आता है जो कि मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे बिहार दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ये है मार्च 22 को, ठीक है। मार्च 22 को 1912 को बिहार एंड उड़ीसा आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम बंगाल केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ यूनाइटेड प्रोविंस, एंड सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली जो थे ही बिकम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिस स्टेट। तो ये सवाल यहाँ पे आप इसको नोट कर लो कि ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लो कि जो पहले जो गवर्नर पूछ ले या लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे, बात एक ही है। जो थे, अगर आज़ाद इंडिया बिहार का पूछे तो अलग होगा, दौलत राम होंगे उसके, ठीक है। बट ये जो है अगर पूछे कि पहले पूछ ले सिंपल गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो आंसर होगा सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। सो ए 43 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फॉर्म्ड एज लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ दिस न्यू स्टेट, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था 43 मेंबर का, एक सेपरेट जो है, ताकि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है स्टेट की बनाई जा सके। ऑफ दीज आउट ऑफ 43, 24 मेंबर्स वेर इलेक्टेड, इतने मेंबर इलेक्टेड थे, और 19 मेंबर जो थे दे वर नॉमिनेटेड बाई लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो मात्र 24 ही इसमें से 43 में से इलेक्टेड थे, 19 को नॉमिनेट करते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिस काउंसिल आफ्टर मेनी चेंजेस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स एग्जिस्ट टुडे इन द फॉर्म ऑफ बिहार विधानसभा, ठीक है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे जो है ये अभी भी हमारे यहाँ बना हुआ है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज हेल्ड ऑन 20th January 1919 इन पटना। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फिगर, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फिगर, ठीक है। ये जो डेटा है, ये जो ईयर है, ये आप बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि पहली मीटिंग जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो कब हुई थी, तो वो 20 जनवरी 1913 को हुई थी पटना में। 20 जनवरी 1913 को हुई थी पटना में। ये बिल्कुल दिमाग में छाप लो, और क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, आगे भी आएगा आपके एग्जाम में। पहली मीटिंग 20 जनवरी 1913 बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की पटना में हुई थी। ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज स्टार्टेड इन इंडिया, जब जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं 1919 के। साथ ही एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है इंडिया में स्टार्ट हो गया था। अकॉर्डिंग टू दिस ए प्रोविज़न वाज मेड फॉर बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। सेंट्रल लेवल में बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय लोकसभा राज्यसभा वाला जो कॉन्सेप्ट है, अपर हाउस लोअर हाउस वाला, उस समय आया था, ठीक है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो है सेंट्रल लेवल पे इस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस गया था विद द फेडरल असेंबली एंड द स्टेट काउंसिल बीइंग द 2 चैम्बर्स विच वेयर लेटर ट्रांसफर्ड इनटू लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ कोर्स, ठीक है। फेडरल असेंबली थी और एक स्टेट काउंसिल बनाया गया था जो कि बाद में लोकसभा और राज्यसभा बना आफ्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो बाईकैमरलिज्म इसी समय इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, इंडिया में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कह लो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह लो, 1919 वाले में इंट्रोड्यूस हुआ था। बाय दिस एक्ट द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस।
इसमें क्या किया गया, प्रोविंसेस में डायरार्की का मतलब ये है कि कुछ जो है सब्जेक्ट्स जो है स्टेट के लिए दिए गए और बाकी कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि रिजर्व रखे गए सेंटर के लिए। तो ये दिस सिस्टम वाज कॉल्ड डायरार्की, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस मतलब कि आज के डेट में अगर बोल दें स्टेट तो सेम ही बात है, स्टेट बोल दें, उस समय प्रोविंस बोला जाता था। अंडर विच द एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स वे डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए डायरार्की में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सब्जेक्ट थे वो 2 कैटेगरी में बांटे गए थे, एक था रिजर्व्ड और दूसरा था ट्रांसफर्ड। ठीक है, एक था रिजर्व्ड, नंबर 1 था इसमें रिजर्व्ड, और दूसरा था ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट्स वेर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, जो मैंने बताया ना कि रिजर्व जो सब्जेक्ट होता था वो गवर्नर एग्जीक्यूट करता था, उस पर एडमिनिस्टर करता था उसको अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स की मदद से। वाइल द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वेर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो एक पे जो था गवर्नर का पूरा अधिकार था, दूसरे पे क्या था कि गवर्नर का अधिकार था बट उसमें जो है उसको सपोर्ट लेना पड़ता था मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब स्टेट के जो मेंबर्स होते थे उनसे वो मदद लेता था। तो ये 2 तरीके के सिस्टम को डायरार्की बोला गया था। यहाँ पे देखिए, गिविंग फुल स्टेटहुड टू बिहार एंड उड़ीसा, द गवर्नर वाज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, बाद में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के जगह पे गवर्नर बनाए गए, और उसी समय जो है लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ दिस प्रोविंस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे बोला गया था, जो ये वाला फिगर जो मैंने आपको बताया था कि पहले जो, यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये हो गया था, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, डायरार्की हो गया, कहाँ गया। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया था कि पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो बने थे कौन, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे स्टेट के जब ये। ठीक है, लेकिन बाद में जब गवर्नर बने तो पहले गवर्नर बने थे कौन, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा बोलते हैं, बिहार के ही निवासी थे। द नंबर ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स इन बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंशियल काउंसिल was increased to 76 and 27 respectively। जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर की संख्या थी वो इलेक्टेड हो गई 76 और नॉमिनेटेड हो गई 27। By this time the need for an independent building and secretariat for this legislative council was felt। ये देखो, ये सवाल आया था 67th BPSC में। ठीक है, कि किस साल को जो है हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, तो इसका सही आंसर होगा, या फिर पहली मीटिंग जो हुई थी ये पूछा गया था। पहली मीटिंग 7 फरवरी 1921 को हुई थी। खैर देख लेते हैं। बाय दिस टाइम द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग एंड सेक्रेटरिएट फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फेल्ट एज ए रिजल्ट इन द ईयर 1920 ए न्यू बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड एंड द वर्क ऑफ द काउंसिल स्टार्टेड इन दिस बिल्डिंग। ठीक है, एक नई बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट की गई और जो वर्क था वो काउंसिल का स्टार्ट किया गया इस बिल्डिंग में। दिस काउंसिल बिल्डिंग इज़ टुडे मेन बिल्डिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेन बिल्डिंग है ये बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की। इन दिस बिल्डिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंशियल काउंसिल वाज हेल्ड ऑन 7 फरवरी 1921, और यही पूछा गया था 67 BPSC में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर वाल्टर मौडे, एंड इट वाज एड्रेस्ड बाय लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। After a few days of implementation of new system of governance in the provinces, there was a demand to give more powers to provincial legislative council। ठीक है, ये जैसे ही जो 1919 वाला एक्ट आया था ना, तो इससे बहुत लोग खुश नहीं थे, बोले कि इसमें तो यार डायरार्की ला के तुमने हमारे पावर को ही कम कर दिया। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो पावर थे उसको लोग बोलने लग गए कि ये तो कम है, तो उसका पावर बढ़ाने का डिमांड शुरू हो गया। हियर द फ्रीडम मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो गेनिंग मोमेंटम। 1920 में आप जानते हैं कि एक मूवमेंट शुरू हो गया था जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, NCM बोलते हैं। इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो गया था। अंडर द प्रेशर ऑफ द ऑन गोइंग मूवमेंट इन इंडिया, इट वॉज अनाउंस्ड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश ए रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया।
ठीक है, अनाउंस तो हुआ था। Between 1930 and 32, the Government of India Act 1935 was passed by the British Parliament in the context of 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस एंड पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था, जिसमें एक पार्टी में थे B.R. अम्बेडकर साहब और दूसरी पार्टी में गांधी जी थे। पूना में ये साइन हुआ था। पूना पैक्ट एक्चुअली सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलितों के लिए था, तो इस पे गांधी जी ने बोला कि ये गलत है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। वो फास्ट अनटू डेथ उन्होंने रख लिया था, और जिसमें फाइनली पूना पैक्ट साइन हुआ, उसमें बोला गया कि नहीं, सीटें भले रिजर्व करके बढ़ा देंगे बट सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दलितों के लिए नहीं होगा। अंडर दिस एक्ट, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें 1935 वाली, अंडर दिस एक्ट बिहार एंड उड़ीसा केम इनटू एग्जिस्टेंस एज सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, इसी एक्ट के तहत जो है बिहार और उड़ीसा जो है सेपरेट अपने जो है इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए थे। तो वो बेसिकली 1936 में ये संभव हो पाया था। तो ये पूछा जाता है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था या फिर उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था। प्रोविंशियल फॉर्मेट ऑल्सो स्टार्टेड विथ दिस एक्ट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विच केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑल्सो स्टार्टेड विद दिस एक्ट एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर वर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस। तो हुआ क्या, 1935 में क्या हुआ कि जो डायरकी प्रोविंस में थी वो डायरकी प्रोविंस से हटा दी गई। ठीक है, प्रोविंस के पावर को बढ़ा दिया गया और डायरकी जो है वो फेडरल सिस्टम पे लगाई गई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में वो डायरकी लगाई गई। इसके साथ ही स्टेट्स में बाईकैमरल लेजिस्लेचर का इंट्रोडक्शन हुआ था 1935 में, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा कुछ स्टेट जो थे वो चाह रहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अपना रख सकते थे। तो बिहार में दोनों है, बिहार में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। Accordingly, the already functioning council in Bihar was renamed as Bihar Vidhan Sabha और Bihar Vidhan Parishad was constituted as a separate upper and review house। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हुआ क्या, जो पहले से ही बिहार में जो काउंसिल था, जो कि अकॉर्डिंगली द ऑलरेडी फंक्शनिंग काउंसिल जो था बिहार में, उसका नाम बदल के बिहार विधानसभा यानी कि बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है नाम दे दिया गया, और एक जो है बिहार विधान परिषद कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज ए सेपरेट अपर एंड रिव्यू हाउस। ठीक है, वैसे भी काउंसिल को जो है अपर हाउस ही बोलते हैं, तो अपर एंड रिव्यू हाउस के तौर पे बिहार विधान परिषद को इस्टेब्लिश किया गया था। और पहले से जो काउंसिल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी बिहार की, उसका नाम बदल के बिहार विधानसभा रख दिया गया था। तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, नाम बदला गया था। ठीक है, बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बिहार को बदल के बिहार विधानसभा का नाम रख दिया गया था एज पर द एक्ट ऑफ 1935। दस द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज बिहार विधान परिषद केम इनटू एग्जिस्टेंस। कब हुआ था ये? 1935 के बाद ही हुआ था। तो अब बात करें कि पहली मीटिंग कब हुई थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ 30 मेंबर्स वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजीव रंजन प्रसाद। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखेंगे आप। राजीव रंजन प्रसाद के चेयरमैनशिप में ये पहली मीटिंग हुई थी इसकी जुलाई 22, 1936 में। जुलाई 22, 1936 में पहली मीटिंग हुई थी इन द न्यू असेंबली हॉल बिल्ट इन द सेम बिल्डिंग ऑफ बिहार विधानसभा एंड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बिहार विधानसभा वाज इंक्रीज टू 152। ठीक है, बिहार विधानसभा का नंबर जो है पहले 76 था, हमने देखा था, बढ़ा के 152 कर दिया गया, 152 सीधा डबल कर दिया गया था। तो ये भी थोड़ा सा ये वाला जो है फैक्ट आप याद रखेंगे कि ये जो है 22 जुलाई 1936 को पहली मीटिंग हुई थी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछेगा, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछेगा। ऑन दिस बेसिस इलेक्शंस वेर हेल्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन जनवरी 1937 एंड ऑन जुलाई 20, 1937 द फर्स्ट गवर्नमेंट वॉज ड्यूली फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। तो ये भी पूछा जाता है कि बिहार के पहले सीएम कौन थे, तो वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ही थे। ऑन 23 जुलाई 1937 श्री राम दयालु सिंह वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहले जो है कौन थे स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो राम दयालु सिंह थे। राम दयालु सिंह, कब इनका अपॉइंटमेंट हुआ राम दयालु सिंह का? तो ये हुआ था 23 जुलाई 1937 को, 23 जुलाई 1937 को हुआ था।
आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वार टू इन 1939, वर्ल्ड वार टू छिड़ गया उसके बाद 1939 में, जिसमें ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने इंडिया से बिना पूछे इंडिया को पार्टी बना दिया वार का। सो इंडियंस वेयर थ्रोन इन दिस वार बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग द कॉन्सेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बिना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल लीडर से भी नहीं पूछा गया था, और बिना पूछे ही हमें जो है वार में धकेल दिया गया, विच वाज प्रोटेस्टेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। खासकर बिहार के भी जो है प्रीमियर उस समय जो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, उस समय के सीएम नहीं बोला जाता था, प्रीमियर बोला जाता था इनको, ठीक है, सीएम नहीं बोला जाता था, प्रीमियर बोला जाता था, जो कि चीफ मिनिस्टर वाला पोस्ट हुआ करता था। सो इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अक्टूबर 31, 1939 को, अक्टूबर 31, 1939 को, ये डेट भी याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1939 को बिहार के जो प्रीमियर थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, इन्होंने रिजाइन कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिजाइन कर दिया कि भैया हम सरकार नहीं चलाते, आपने बिना पूछे हमसे, आपने वार में हमें इंक्लूड कर लिया, इसलिए हम रिजाइन करते हैं, ताकि मतलब इंटरनल भी सपोर्ट ना मिले इनको, इसलिए रिजाइन किया गया था। एंड द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली वाज डिजॉल्व्ड। सो आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू इन 1945, जब ये ख़त्म हुआ 1945 में वर्ल्ड वार टू, असेंबली इलेक्शंस हुए, वेयर हेल्ड अगेन इन बिहार आफ्टर दैट इन 1946 में, ठीक है। 1945 में वार ख़त्म हुआ तो असेंबली इलेक्शन 1946 में फिर से किया गया, एंड गवर्नमेंट वाज वंस अगेन फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। On 25th अप्रैल 1946 श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बिकम द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दूसरे स्पीकर थे, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो थे दूसरे स्पीकर बने, यानी कि दोबारा जब सरकार बनी थी तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने थे। आफ्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1950, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजंस द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरल इलेक्शंस वेर हेल्ड इन द ईयर 1952 एंड 1957 रिस्पेक्टिवली। पहला जनरल इलेक्शन जो था 1952 में हुआ था। ये सवाल नेशनल लेवल पे भी पूछा जाता है, नेशनल लेवल पे भी। दूसरा जनरल इलेक्शन हुआ था 1957 में। फिर जो है इन द ईयर 1952 330 मेंबर जो है डायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, एंड 1 मेंबर जो था, 330 मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट हुए थे और 1 मेंबर जो था वो नॉमिनेट किया गया था सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि 1956 में बैठी थी 7वें अनुसंशोधन के द्वारा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जो है पास किया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था, बट ये कमीशन तो 1956 में ही बैठी थी। द बाउंड्रीज ऑफ बिहार वेयर चेंज्ड अगेन। इस समय जो है बाउंड्रीज जो थे बिहार के चेंज किए गए, जिसमें एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली डिक्रीज फ्रॉम 330 से लेकर घट के ये 318 हो गया था, नंबर कम हो गया था, ठीक है, 318 हो गया था। उस समय झारखंड भी साथ में था तो इसलिए ज़्यादा नंबर है। आप सच सोच रहे हो कि बिहार में तो 243 ही सीट है आज के डेट में, तो 243 आज की डेट में है, लेकिन उस समय झारखंड था ना तो इसलिए ज़्यादा था। बट चूँकि रीएडजस्टमेंट हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद, तो ये 330 से 318 हो गया था। एंड द सीट्स ऑफ ए नॉमिनेटेड मेंबर वाज रिजर्व, दैट इज़ द नंबर ऑफ द टोटल मेंबर 319। 318 ऐसे प्लस एक नॉमिनेटेड मेंबर, टोटल हो गए कितने, 319। इन द ईयर 1977 द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली increased from 318 to 324 in the proportion to the population growth। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कई बार जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ को देखती है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है तो नंबर जो है असेंबली का इंक्रीज किया जा सकता है कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो ये हुआ था, 318 से 324 कर दिया गया, एंड टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर जो थे वो सेम ही रखे गए थे, यानी कि 324 + 1 325 का ये बन गया, ठीक है। हालांकि इतना डीप जाके नहीं पूछेगा, बट ठीक है। दस द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम 325। तो बाद में उसके बाद क्या हुआ, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल अगेन पास किया गया, इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ ये 9 नवंबर 2000 को। इसी के साथ 9 नवंबर 2000 को जो है झारखंड जो है एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। झारखंड जो है एग्जिस्टेंस में आया, केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए सेपरेट स्टेट बाय सेपरेटिंग फ्रॉम बिहार, ठीक है। झारखंड बिहार से अलग हो गया और एक सेपरेट स्टेट बन गया। तो हमारा जो है पहले जो 324 जो मेंबर्स थे हमारे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के,
81 मेंबर्स और एक नॉमिनेटेड मेंबर जो था, टोटल 82 मेंबर जो थे ये झारखंड को चले गए। झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली को 15 नवंबर 2000 को ये चले गए। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि बिहार झारखंड से बिहार कब अलग हुआ था, तो डेट आपको ये वाला बताना है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। इन दिस वे ओनली 243, अगर मान लीजिए कि हम 325 था ना, सॉरी 325 था, उसमें से 82 माइनस करोगे तो 243 बचेगा। इन दिस वे ओनली 243 मेंबर्स वेर लेफ्ट इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज़ स्टिल इन दिस फॉर्म। अभी भी जो है यही चल रहा है, 243 ही है। सिमिलरली इन 1937 द नंबर ऑफ मेंबर्स इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज 30 था, काफ़ी कम था ये 1937 में। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स इट वॉज इंक्रीज टू 72। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 30 था शुरू में, बाद में ये 72 हुआ जैसे हम लोग आज़ाद हुए। और इन द ईयर 1975 दिस नंबर इंक्रीज टू 96 हुआ। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट, जो कि 2000 में ये कांड हो गया था, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल ये 75 हो गया, जो कि आज भी इसी फॉर्म में है, आज भी 75 ही है। तो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के में कितने मेंबर हैं, ये हैं 243, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं, तो 75 हैं। कैसे इवोल्यूशन हुआ आपने देख लिया, करंट चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार है, जो कि 8वीं बार जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं, शपथ लिए इन्होंने 8वीं बार, 8th टाइम, ये 8वीं बार ये बने हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है। भोला पासवान शास्त्री, राबड़ी देवी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा देवर द चीफ मिनिस्टर 3 टाइम्स। ये तीनों जो है 3 बार जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। राबड़ी देवी की बात करें, भोला पासवान शास्त्री की बात करें, या फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की बात करें, तो ये तीनों जो चीफ मिनिस्टर हैं 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। टिल नाउ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनका पीरियड अप्रैल 2 1946 से लेकर जुलाई 5 1957 तक रहा। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की। तो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ पे दिख रहे हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनका पीरियड ये है। फिर कर्पूरी ठाकुर, फिर सुशील कुमार मोदी 2005 से 2013 तक, तेजस्वी यादव 2015 से 17 तक, सुशील कुमार मोदी अगेन 17 से 20 तक बनाए गए थे। इसके बाद तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया था, फिर श्रीमती रेणु देवी को बनाया गया, फिर फाइनली अभी तेजस्वी यादव को फिर से बना दिया गया 10 अगस्त 2022 से, अभी भी पठासीन है। ठीक है, एज ऑन 14 जुलाई 2022 की बात करें, सो एट प्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द मेंबर्स ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज एज फॉलोज। कैसे है देख लीजिए एक बार। लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबरशिप कितना है। राजद का जो है, राष्ट्रीय जनता दल बोलते हैं, ललटेन छाप, इसके 79 मेंबर हैं। ठीक है, बीजेपी के 78 हैं, जनता दल यूनाइटेड के 45 मेंबर्स हैं, कांग्रेस के मात्र 19 हैं, और सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिस्ट लिबरेशन वाले जो हैं ये 12 हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 1 हैं, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सेकुलर के 4 हैं, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म के जो हैं 2 हैं, इसके अलावा सीपीआई के हैं 2 और इंडिपेंडेंट 1 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेजेंटली। इनको जोड़ोगे तो आएगा 243। अब हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ प्रीमियर एंड चीफ मिनिस्टर। तो हुआ क्या कि इस आज़ादी से पहले जो सीएम हुआ करते थे उनको प्रीमियर बोला जाता था। जैसे पहले जो प्रीमियर थे या सीएम कह लो उस समय के हिसाब से, तो सीएम नहीं होता था तो प्रीमियर ही होंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा पहले प्रीमियर थे, जो कि पीरियड इनका देख सकते हो आप, लंबा चौड़ा पीरियड रहा है। पहली बार में जब थे तो ये 20 जुलाई 1937 से लेकर 31 अक्टूबर 1939 को जब रिजाइन किया था तब तक रहे थे। फिर दोबारा बने 46 से 52 तक। फिर ये तिबारा बने, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा अगेन चीफ मिनिस्टर बने। ये पहले प्रीमियर वाला है, ये प्रीमियर 2 बार रहे थे। उसके बाद फिर सेलेक्ट हुए, फिर सीएम बने, उसके बाद सीएम का प्रावधान आ गया, तो ये तीसरी बार 1952 से लेकर 61 तक रहे। तो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ऑल्सो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ बिहार भी थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है सर्व किया था बिहार को। ठीक है, इसके बाद बने 3rd नंबर पे आते हैं श्री दीप नारायण सिंह, चीफ मिनिस्टर बने 1961 से, और ज़्यादा देर तक कार्यकाल नहीं रहा इनका, 16-17 दिन का कार्यकाल रहा।
फिर श्री विनोदानंद झा बने, ये 61 से 63 तक इन्होंने शासन किया। फिर श्री कृष्ण वल्लभ बने चीफ मिनिस्टर 63 से 67। उसके बाद श्री महामाया प्रसाद बने चीफ मिनिस्टर 67 से लेकर और 68 तक। ठीक है, पहले जो थे, इनसे सवाल क्या बनता है, पहले नॉन कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर श्री महामाया प्रसाद थे। ये सवाल बार बार बनता है तो यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, श्री महामाया प्रसाद बने थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। फिर आता है श्री सतीश प्रसाद, तो ये जो है चीफ मिनिस्टर थे 68 से लेकर 68 में ही हो गए, जब कम समय के लिए रहे थे, बहुत कम। ठीक है, फिर आता है श्री बिंदेश्वरी प्रसाद बने चीफ मिनिस्टर 68 से 68, इनका भी शॉर्ट पीरियड रहा। फिर भोला पासवान बने, श्री भोला पासवान शास्त्री। प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया फॉर 244 डेज भोला प्रसाद के बाद। ठीक है, ये भी बहुत कम दिन के लिए रहे, 3 महीने के लिए रहे। इसके बाद तो प्रेसिडेंट रूल आ गया 69 तक। फिर आ गए श्री सरदार हरिहर सिंह। अच्छा, भोला पासवान जो थे पहले दलित थे जो कि CM बने थे। फिर आता है श्री सरदार हरिहर सिंह, ये बने चीफ मिनिस्टर 69 में ही, और फिर 69 में एक बार श्री भोला प्रसाद शास्त्री को, पासवान शास्त्री को फिर बनाया गया। और ये नंबर देखो अभी चलता रहा है। अगेन प्रेसिडेंट रूल आ गया 70 में। फिर श्री दरोगा प्रसाद राय बने, फिर श्री कर्पूरी ठाकुर बने, फिर बने आपके भोला पासवान शास्त्री अगेन बने। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री अगेन बने, तो भोला पासवान शास्त्री 3 बार हो गए। ठीक है, श्री केदार पांडे बने उसके बाद 72 से 73। श्री अब्दुल गफूर बने 73 से 75। श्री जगन्नाथ मिश्रा बने 75 से 77। प्रेसिडेंट रूल फिर आ गया। बिहार में बहुत प्रेसिडेंट रूल आया, 8-9 बार आ चुका है। श्री कर्पूरी ठाकुर बने फिर दोबारा 1977 से 79। फिर श्री राम सुंदर दास बने चीफ मिनिस्टर 79-80। फिर एक बार प्रेसिडेंट रूल आ गया 80 में। फिर श्री जगन्नाथ मिश्रा बने दोबारा 80 से 83। चंद्रशेखर सिंह बने 83 से 85। ये दिखाता है कि कितनी इंस्टेबिलिटी रही है पॉलिटिकल सिस्टम में बिहार में, और एक कारण ये भी है बिहार के पिछड़े होने का। इसके बाद बिंदेश्वरी दुबे आए 85 से 88। भागवत झा आज़ाद आए 88-89। सत्येंद्र नारायण सिन्हा आए 89 से 89 तक ही। श्री जगन्नाथ मिश्रा आए 89-90। श्री लालू प्रसाद यादव आए 90-95। उसके बाद फिर 95 में एक बार प्रेसिडेंट रूल आ गया। फिर दोबारा चुन के आए ये प्रेसिडेंट रूल के बाद लालू प्रसाद यादव, फिर दोबारा आए। फिर श्रीमती राबड़ी देवी आई। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी बिहार की। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बिहार की श्रीमती राबड़ी देवी। फिर प्रेसिडेंट रूल आ गया। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट रूल आ गया। उसके बाद दोबारा फिर राबड़ी देवी आई। ठीक है, राबड़ी देवी दोबारा आई 99 से 2000 तक। ठीक है, कम समय के लिए, 1 साल के आसपास के लिए। फिर नीतीश कुमार आ गए 2000 से 2000 तुरंत थी। फिर जो है ये छोटे समय के लिए आए, बहुत कम दिन के लिए। फिर दोबारा श्रीमती राबड़ी देवी आ गई 2000 से 2005 तक, तो 3 बार राबड़ी देवी का हो गया। फिर उसके बाद 5 में अगेन 262 दिन के लिए प्रेसिडेंट रूल लग गया। 2005 में प्रेसिडेंट रूल लग गया। फिर श्री नीतीश कुमार आए, फिर दोबारा 5 से 10। फिर उसके बाद तो लगातार यही जीतते चले गए। ठीक है, फिर दोबारा ये 10 से 14 रहे। फिर जीतन राम मांझी आए, चीफ मिनिस्टर बने 14 से 15, 1 साल के लिए बनाया गया इनको। फिर से दोबारा से नीतीश कुमार आ गए 2015 से अभी तक जो है ये शासन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने स्पीकर्स की। तो पहला इसमें इम्पॉर्टेंट है, पहले जो थे रामदयालु सिंह थे, और सवाल इन्हीं से पूछा जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा आप एक बार देख लो, इनसे पूछा नहीं जाता है, इनसे सवाल नहीं पूछा जाता है। आप स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, देख लेना। ठीक है, पहले वो हैं, और जो अभी करंट हैं वो हैं अवध बिहारी चौधरी जो है 26/8/2022 से अभी तक बैठे हैं। अवध बिहारी चौधरी प्रेजेंट वाले इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पहले इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट वाले हैं अवध बिहारी चौधरी, हमारे गवर्नर। ठीक है, स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ये देखिए यहाँ पे आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर ऑफ बिहार। तो पहले जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली पहले थे, 12 से 15 तक रहे। एडवर्ड अल्बर्ट जायंट जो थे गेंट दूसरे, फिर वेरे, ऐसे चलता रहा। ठीक है, एडवर्ड गेट,
इसके बाद फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ख़त्म हो गया, तो फिर गवर्नर शुरू हो गया। जैसे हम लोग बिहार और उड़ीसा में 1920 से लेकर 37 तक गवर्नर चला। तो गवर्नर पहले बने कौन? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्ना सिन्हा पहले गवर्नर बने। उसके बाद हैविलैंड ले मोसिरीर बने, सर हेनरी व्हीलर बने। उसके बाद का ये आप स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, एक बार देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना एक बार, ठीक है। फिर आते हैं ये देखिए, भी चलता रहा 47 तक, इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद जब आज़ाद हो गए हम लोग, आज़ाद होने के बाद जो है प्रीमियर गवर्नर, आज़ादी के बाद जब पहले गवर्नर थे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ, बार बार पूछा जाता है, जयराम दास दौलत राम। पहले जो थे गवर्नर जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 47 से लेकर 48 तक रहते, लेकिन सवाल इनसे पूछा जाता है। और अभी करंट वाला देख लो, बाकी स्क्रॉल डाउन करके देख लेना, इतना ज़रूरी नहीं है। करंट वाले जो हैं वो हैं, इतने लोग देखो चेंज हो चुके हैं। करंट में जो है उनका नाम है श्री आरवी आर्लेकर, श्री राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर। ये 16 फरवरी से 2023 से अभी तक ये पठासीन है, तो लेटेस्ट यही है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले फगू चौहान थे, फगू चौहान अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फगू चौहान अब नहीं है, अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। तो लेटेस्ट वाले का पता होना चाहिए, फर्स्ट का पता होना चाहिए। कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट ऑफ बिहार में, उसमें जो पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो नीतीश कुमार ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर है, साथ में ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है उसे देखते हैं, होम, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, मॉनिटरिंग, इलेक्शन एंड ऑल दोज मिनिस्ट्रीज विच आर नॉट अलॉटेड टू एनी बडी एल्स, उन सभी मिनिस्ट्रीज को ये देखते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार के, और साथ में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, साथ में ये रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर भी हैं, सिटी डेवलपमेंट हाउसिंग भी देखते हैं, रूरल वर्क्स भी देखते हैं। कुछ अलग जो मिनिस्टर्स हैं, तेज प्रताप यादव जो पगला है साला सॉरी गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन है, मतलब मैक्सिमम युवाओं के मुंह से गाली ही निकलता है। खैर, तेज प्रताप यादव राजद के हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। आलोक कुमार मेहता राजद के हैं, ये रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। अनीता देवी ये वेलफेयर देख रही हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट को, बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का। सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद के हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट देख रहे हैं। अगेन प्रोफेसर चंद्रशेखर राजद के हैं, एजुकेशन देख रहे हैं। ललित कुमार यादव के पास पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग है। जितेंद्र कुमार राय के पास आर्ट, कल्चर, यूथ अफेयर है। रमानंद यादव के पास है माइंस एंड जियोलॉजी। रत्नेश सदा के पास SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट है। इसके अलावा कुमार सर्वजीत के पास है टूरिज़्म एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सुरेंद्र राम के पास है लेबर रिसोर्सेज। समीम अहमद देख रहे हैं शुगर केन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। मोहम्मद शाहनवाज आलम ये देख रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। मोहम्मद इज़राइल मंसूरी ये भी राजद के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। कार्तिकेय सिंह राजद के हैं, लॉ देख रहे हैं। समीर कुमार महसेठ ये इंडस्ट्री को देख रहे हैं। विजय कुमार चौधरी जदयू के नेता हैं और प्रीवियस ये स्पीकर भी थे, ये देख रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट्री वर्क्स वगैरह देख रहे हैं। तो ये कुछ और भी हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव जो हैं जदयू के हैं, ये एनर्जी प्लानिंग और डेवलपमेंट देख रहे हैं। अशोक चौधरी जदयू के हैं, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे हैं। शीला मंडल जदयू की हैं, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। श्रवण कुमार जदयू रूरल डेवलपमेंट। संजय झा जदयू के नेता हैं, ही इज़ लुकिंग आफ्टर वाटर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। लेसी सिंह जदयू की हैं, फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। मोहम्मद जमा खान जदयू के ही हैं, ये माइनॉरिटी वेलफेयर देख रहे हैं। जयंत राज कुशवाहा जदयू के ही हैं, माइनर वाटर रिसोर्सेज देख रहे हैं। मदन साहनी जदयू के ही हैं, सोशल वेलफेयर देख रहे हैं। सुनील कुमार जदयू के हैं, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोहिबिशन देख रहे हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन जो है मतलब बिहार में प्रोहिबिशन एक्ट है ना दारू वाला। मोहम्मद अफक आलम कांग्रेस के हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी देख रहे हैं। कांग्रेस के भी दो नेता दिख रहे हैं यहाँ पे देखो। मौरी प्रसाद गौतम कांग्रेस के पंचायती राज देख रहे हैं। सुमित सिंह इंडिपेंडेंट हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। सुमित सिंह इंडिपेंडेंट थे, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास है। अब हम देखते हैं बिहार पंचायती राज एक्ट।
तो अगर हम बात करें बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 की, तो ये अप्लीकेबल हुआ 8 अप्रैल 2006 से। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो है 50% जो है महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अंडर दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार पंचायत इलेक्शंस वेर हेल्ड इन मई जून 2006, ठीक है, मई जून 2006। अकॉर्डिंग टू बिहार पंचायत एक्ट 3 टायर का जो है 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज सिस्टम, जिसमें एक ग्राम पंचायत है नंबर 1 पे। 3 टायर में क्या है, नंबर 1 पे वो सबसे लोअर लेवल पे ग्राम पंचायत है। फिर उसके बाद है मिड लेवल पे पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पे है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि पंचायत समिति किस लेवल पे आती है, तो ये ब्लॉक लेवल पे आती है। फिर आती है 3rd नंबर पे टॉप पोजीशन पे ये आता है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शनिंग होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द मुखिया, ठीक है, मुखिया कहे जाते हैं ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट, ठीक है, मुखिया कहे जाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति इज कॉल्ड प्रमुख, पंचायत समिति के हेड को क्या कहा जाता है, प्रमुख कहा जाता है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद को प्रेसिडेंट ही कहा जाता है। 50% रिजर्वेशन वाज गिवन टू वुमेन इन ऑल कैटेगरीज इन द प्लेस और पोस्ट ऑफ 3 टायर पंचायत, ठीक है। 50% का जो रिजर्वेशन है ये 2006 वाले इस एक्ट के तहत ही लाया गया है, तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है। पिछला जो एक्ट था उसमें 33% जो है रिजर्वेशन था महिलाओं के लिए, जो कि 50% कर दिया गया 2006 में। इन द लेटेस्ट एक्ट 20% रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को कितना % का रिजर्वेशन दिया गया है। सो दिस रिजर्वेशन इज़ 20%। अदर प्रोविजंस आर सिमिलर टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एज ऑफ 30th जुलाई 2022 देर आर 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, 30 जुलाई 2022 के हिसाब से 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है बिहार में। मोतिहारी, सासाराम, इनका नाम देख लो एक बार, नंबर 1 मोतिहारी, 2 सासाराम, 3 बेतिया, 4 मधुबनी, 5 समस्तीपुर, 6 पटना, बिहार शरीफ 7, आरा 8, गया 9, भागलपुर 10, मुजफ्फरपुर 11, दरभंगा 12, मुंगेर 13, बेगूसराय 14, पूर्णिया 15, कटिहार 16, छपरा 17, सीतामढ़ी 18 और सहरसा 19। इतने जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। छपरा में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। भागलपुर, गया, आरा, बिहार शरीफ, पटना, समस्तीपुर, मधुबनी, सासाराम, बेतिया, मोतिहारी, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, मुंगेर, सीतामढ़ी, सहरसा, ये सब में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। टोटल 19 है। तो यहाँ पे जो है बिहार की पॉलिटी ख़त्म होती है। अगला जो टॉपिक आ रहा है ये आ रहा है बिहार बजट, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है बिहार के करंट अफेयर में। और इसके बाद आएगा बिहार इकोनॉमिक सर्वे, जो कि ऑलरेडी हमने बिहार के करंट अफेयर में कवर किया गया। तो इन 2 टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे और आगे का जो है टॉपिक कवर करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।